हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से प्रश्न आएगा और इसमें ट्रिक बताएंगे कि आप यदि नहीं पढ़े हैं फिर भी उसका आंसर कैसे देंगे। ठीक है, 1 मार्च को इंग्लिश के पेपर में आप छाप करके आएंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए देखते हैं, इस प्रकार से पेपर आपका रहेगा, है ना। 15 मिनट का टाइम आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और आगे क्या कह रहे हैं कि ये 5वां पॉइंट क्या है कि इस 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को OMR शीट पर देना है। ठीक, और इसको देखिए वही बात पिछला जो सब पेपर में हुआ था कि एक बार लिख लेने के बाद ना तो इसे इरेज करना ना व्हाइटनर का यूज करना है OMR शीट पर। ठीक, और पार्ट बी में ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक, अब पार्ट ए का चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं 1 से 3 तक, है ना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, है ना। तो पहला जो पैसेज होगा उसमें 3 प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे और उसका उत्तर भी इसी पैसेज में ही होगा। तो इसका उत्तर कैसे हम निकालेंगे बिना पढ़े, बिल्कुल आसानी से उसको देखते हैं। देखिए पैसेज ऐसे दिया होगा। ठीक, इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न पढ़िए, यही ध्यान देना। ट्रिक भी यही है, यही रूल है कि पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, है ना, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड। इसका मतलब तो सब आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना, कि साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं। कौन से साउंड को? अब देखिए साउंड शब्द कहां है इस पैसेज में, जो भी प्रश्न में दिया हुआ हो उस प्रश्न को हम कहां ढूंढेंगे, इस पैसेज में। ठीक, तो इस पैसेज में साउंड ढूंढिए, कहां मिलेगा साउंड। देखिए ये चौथी लाइन में है ना, सो विथ साउंड दिया है, सो विथ साउंड। अब ये साउंड मिल गया, इसी के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे पढ़ लीजिए तो वहीं से आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से देखिए क्या दिया हुआ है, इसके आगे हम पढ़ करके देखते हैं। सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच, जब आवाज धीरी हो, पिच में लो हो यानी धीमी आवाज हो। वी डू नॉट हियर इट, तो हम इसे सुन नहीं सकते हैं। व्हेन वेरी हाई टू डू हियर इट आइदर, है ना, जब ये आवाज तेज हो तब भी हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक, इतना हमने पढ़ लिया। अब इसका उत्तर ढूंढिए क्या है। वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, पहला ऑप्शन दिया है इट इज टू लो, जब आवाज धीमी होगी हम नहीं सुन पाएंगे। बी ऑप्शन में क्या है कि इट इज हाई टू सो इट इज टू हाई, जब आवाज तेज हो तब भी हम नहीं सुन सकते, ये कह रहे हैं। और सी में क्या कह रहे हैं कि इट इज टू नॉइसी, है ना, ये जब चिड़चिड़ापन हो तब नहीं सुन सकते। और डी में क्या कह रहे हैं कि बोथ ए एंड बी जो है ये दोनों सही है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, अपने खुद से बताइए। अभी हमने प्रश्न में पढ़ा कि आवाज जब तेज होगी तब भी नहीं सुनाई देगी और जब धीमी होगी तब भी नहीं सुनाई देगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न में क्या कह रहे हैं, द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक सीम्स। टू एक्सट्रीम्स मतलब दो सिरे एलाइक तरह हैं, किस तरह हैं। अब देखिए एक्सट्रीम एलाइक कहां इस पैसेज में दिख रहा है, उसको ढूंढिए। देखिए कहां मिला, ढूंढिए इसमें कहां है। ये दूसरी लाइन में देखिए, टू स्ट्रीम्स आर एलाइक, मिला, टू स्ट्रीम्स एलाइक मिला ना। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे तक पढ़ लेते हैं। द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज, एक्सट्रीम पॉजिटिव आर निगेटिव ऑलवेज सिमिलर, दोनों सिमिलर होते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सिमिलर होते हैं। तो अब देखिए इसका उत्तर लिखिए, इसमें ढूंढिए इसमें कहां होगा। क्या कर रहे हैं, द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स। अब पढ़िए प्रश्न का उत्तर, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बिटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, है ना। पॉजिटिव जो है बिटर है एक्सट्रीम निगेटिव से, बिटर है तेज है ना। एक्सेज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड ना। आगे वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। देखिए सेम रिजल्ट बोथ सिचुएशन, देखिए सेम रिजल्ट बोथ सिचुएशन, यही चीज कहा गया यहां ना। देखिए क्या कहा है, एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, है ना, दोनों सेम होती हैं। वही बात यहां मिल गई, सेम कहां मिला, तीसरे वाले में, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक, चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। व्हिच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ठीक, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। अब स्लो का अपोजिट इसमें कौन सा शब्द यूज हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ करके इसमें देखते हैं क्या है। दिस इज अपोजिट का, देखिए अपोजिट का उल्टा इसमें हमको ढूंढना है, अपोजिट का
उल्टा हमको ढूंढना है। तो हमने कहां तक देख लिया था, सिमिलर पढ़े थे। आगे पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन वाइब्रेशन ऑफ लाइट टू स्लो वी डू नॉट सी देम, नॉट डू नॉट वी सी देम। तो क्या हो गया, व्हेन वाइब्रेशन ऑफ लाइट, जब लाइट यानी प्रकाश की वाइब्रेशन टू स्लो बहुत धीमी हो, डू नॉट सी देम हम उसे नहीं देख सकते हैं, नॉन डू वी सी और ना तो हम देख सकते हैं देम व्हेन दे आर टू रैपिड, जब वो बहुत तेज हो तब भी उसको नहीं देख सकते हैं ना। रैपिड शब्द देखिए तेज के लिए मिल गया है ना। तो यहां तीसरे प्रश्न में क्या कहा है, स्लो का अपोजिट यानी धीमा का अपोजिट कौन सा शब्द इसमें यूज हुआ है बताइए, रैपिड। ठीक, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रश्न में ही उत्तर होता है। इस तरीके से हमने 3 प्रश्न कर लिए। अब चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब आंसर देना है, इसमें किस रूप में हम भर करके देंगे आंसर। प्रश्न क्या है, आई। अब इसमें भरना है क्या, विल गो, वेंट, हैड गॉन ना, या इनमें तीनों हो सकता है। तो क्या होगा, विल गो दियर विथ माई पेरेंट्स, अपने पिता के साथ हम जाएंगे या गए या जा चुके ना, तो तीनों हो सकता है, यानी डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए पांचवा देखिए इसके बाद, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर ना, इफ यू वांट यदि तुम चाहते हो, नो जानना, अबाउट बारे में, न्यू थिंग्स यू आर तुम यदि नई चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो तुमको कैसा होना चाहिए, तुमको कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कॉशियस, कॉशियस यानी सतर्क यानी सावधान होना चाहिए। आप यदि कुछ नया जानना चाहते हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। दूसरा कॉन्शियस यानी जागरूक होना चाहिए, केयरलेस लापरवाह होना चाहिए, क्यूरियस उत्सुक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बताइए, सतर्क होना चाहिए, जागरूक, लापरवाह या उत्सुक, क्या होना चाहिए। नई चीज यदि जानना चाहते हैं क्या होगा ऑप्शन इसका, डी वाला होगा। आप उत्सुक होंगे तभी तो जान पाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रीऑर्डरिंग वाला। इसमें रीऑर्डरिंग करना है ना, तो इसमें शब्द क्या है, लव्स माई टू सियर टॉयज ब्रदर हिज। ठीक, अब इसमें देखिए रीऑर्डरिंग में इतनी बात ध्यान रखिए कि पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना याद रखिए। तो सब्जेक्ट देखिए माई टॉयज यानी काम करने वाला माई टॉयज हो नहीं सकता। ब्रदर लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, माई शेयर क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब माई ब्रदर लव्स मेरा भाई प्रेम करता है, टू शेयर हिज टॉय अपने खिलौनों को शेयर करने में वो प्रेम करता है, मतलब अच्छा लगता है उसको। तो यही सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। डी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लीजिए वैसे। टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉय, टू शेयर से कोई वाक्य क्या शुरू होगा ना। चलिए ठीक है, डी ए हो गया छठवां प्रश्न। अब देखते हैं सातवां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, मतलब कौन सी वर्ड इसमें गलत है, इसको देखेंगे है ना। देखिए पहला क्या दिया हुआ, एबेंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस और एक्वेंटेंस। तो इसमें देखिए क्या है, ध्यान से समझिए इसमें कौन सी वर्ड मीनिंग गलत है। इसको यदि एक बार ध्यान से आप देखोगे तो अपने आप दिख जाएगा कौन सी मीनिंग गलत है। देखिए पहले ध्यान से, देखिए DENCE दिया है पहले में, दूसरे में DANCE, तीसरे में TANCE, चौथे में TANCE, ANCE हर जगह, एक जगह ENCE है ना। तो कौन गलत हो सकता है, पहला वाला है ना। वर्ड मीनिंग जो है आप बनाने के लिए, वर्ड पावर मजबूत करने के लिए, चलिए हम बता दे रहे हैं इसका मतलब भी क्या होगा है ना। एबंडेंस का मतलब क्या होगा, पर्याप्त। अटेंडेंस उपस्थिति, एक्सेप्टेंस ग्रहण करना या स्वीकृति, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होगा, जानकारी या परिचय। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां वाला, ही जंप्ड। अब इसके बाद यहां इनटू, फ्रॉम, एट क्या भरना है। द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल, डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वह कुएं में कूदा। अब कुएं में कूदा तो अंदर गति हो रही है, तो क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा। अंदर गति में क्या होता है, इनटू का प्रयोग होता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नौवां प्रश्न, रीड द पैसेज बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो है ना। तो इस पैसेज को पढ़ करके इसका उत्तर देना है ना। तो ये देखिए पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा है ना। तो हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एन एनाज पोएम द डकलिंग द फादर स्वान सिंबलाइज ना। अब ये किसके लिए कहा गया है, पोएम में यह किसके बारे में कहा गया, पोएम में किसके बारे में कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं, चिल्ड्रन पेरेंट्स, माता पिता और बच्ची के बारे में। एन एंड मिस्टर किजिंग, मतलब एन और उसके जो टीचर थे उनके बारे में। एन और उसके पड़ोसी के बारे में, क्लास और स्कूल के बारे में, बिल्कुल नहीं। कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन, टीचर और एना, वो जो लड़की थी उन दोनों का डिस्कशन जो था इस चैप्टर में वही था ना। चैप्टर का नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ
एन फ्रैंक। ठीक, तो ये हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही। चलिए अब देखते हैं 10वां प्रश्न। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एना एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मिस्टर किसिंग एना लड़की को होमवर्क जल्दी जल्दी शीघ्रता से बहुत होमवर्क देते थे। क्यों देते थे? अब ऑप्शन है ही हेटेड हर, वे उस लड़की से घृणा करते थे, बताते जाइए हाँ या नहीं कहते जाइए। ही हेटेड हर, क्या वे उससे घृणा करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, तो मानते ही थे। एना वाज पुअर इन मैथ, एना गणित में कमजोर थी। हाँ, गणित में वो कमजोर थी, ठीक, लेकिन गणित में कमजोर थी इसलिए वो होमवर्क नहीं देते थे। किस लिए देते थे आगे भी देख लो। एना हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, क्या एना उनके साथ मिसबिहेवियर करती थी, गलत व्यवहार उनके साथ करती थी? नहीं करती थी, ये भी नहीं है। एना टॉक टू मच इन द क्लास, क्या एना लड़की क्लास में ज्यादा बोलती थी? ज्यादा काहे नहीं बोलती थी, बहुत बोलती थी वो लड़की, हर बात में बोलती रहती थी। उसको चुप कराने के लिए ही उसके टीचर उसको ज्यादा होमवर्क दे दिया करते थे। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एना टॉक टू मच इन द क्लास, एना लड़की बहुत ज्यादा बात करती थी क्लास में, इसलिए ज्यादा होमवर्क उसको दे दिया करते थे और वो उसका उत्तर भी अच्छे से देती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। मंडेला पास्ड ईयर इन जेल ना, मंडेला कितने समय तक जेल में रहे ना? 27, 32, 30 और 29। क्या होगा? कितने वर्ष तक मंडेला जेल में थे? 27 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक। तो कौन सा होगा? 27 कहां है? पहला वाला ऑप्शन। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, ये हो गया सही, ए वाला ऑप्शन। ठीक, ये ए वाला ऑप्शन हो गया सही। ठीक, अब देखिए इसके बाद 12वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। महासीर इज ए, अब खाली स्थान में भरना है, फाउंड इन कुर्ग। ठीक, अब महासीर क्या है? ये मछली है ना। इज ए कैसी मछली है? फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग में पाई जाती है। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश ना, मीठे पानी में रहने वाली मछली, बड़ी मछली है। ए स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, क्या छोटी मछली है वो? बिल्कुल नहीं है। ए स्मॉल ब्रेकिश वाटर फिश, या साल्ट नमकीन पानी में रहने वाली मछली है? नहीं है। ए लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रिएचर, तो क्या वो बड़े बड़े और ब्रेकिश यानी साल्टी, साल्टी पानी में, यानी साल्ट यानी नमकीन पानी में रहने वाला प्राणी है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, तो यहां पूरी बात क्या हो जाएगी? महासीर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग, यानी महासीर मीठे पानी की एक मछली है जो कुर्ग में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला देखिए इसके बाद। द बस कंडक्टर वाज ए मैन, बस कंडक्टर कैसा आदमी था? रूडी, रूडी यानी बदतमीज आदमी था वो? नहीं था। जॉली, जॉली यानी फ्रेंडली, अच्छा बिहेव करने वाला था? हो सकता है। सेल्फिश, सेल्फिश था, स्वार्थी था वो? नहीं था। स्ट्रेंज, अजनबी था? अजनबी भी नहीं था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉली, फ्रेंडली था। ठीक, चलिए अगला देखिए। बहुत ही आसान पेपर ऐसे ही आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर लिख ले जाएंगे चुटकी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और उससे उत्तर दीजिए। इसको पढ़िए, क्या है? डोंट बाइट योर नेल्स एमंडा, एमंडा अपने नाखून को मत काटो। एमंडा लड़की है ना, वो क्या करती? बैठे बैठे अपना नाखून दांत से काटती रहती है, तब तक माता पिताजी आते हैं पीछे से एक पड़ाका ना, तेजी से पड़ता है तो जाग जाती है ना। ऐसा होता है घर में, सबके माता पिता डांटते हैं गलत काम करने पर, वैसे इसमें भी है। तो क्या है? डोंट हंच योर शोल्डर्स एमंडा, एमंडा अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो, टाइट बैठो, यही बोल रहे थे उनके माता पिता। आगे क्या है? स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट ना, झुकना बंद करो और क्या करो? सीधे बैठ जाओ एमंडा। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन। अब देखिए ऊपर की लाइन में कौन बोल रहा है? एमंडा बोल रही है, उसी को तो डांट रहे, वो क्या बोल रही है? हर पेरेंट्स, उसके माता पिता बोल रहे हैं? हाँ हो सकता है, पढ़ लीजिए पहले सभी ऑप्शन। हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स मित्र कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं। हर नेबर्स, उसके पड़ोसी भी नहीं कह रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर पेरेंट्स। आया? चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। देखिए स्पीकर यानी यहां कौन हो गया? बोलने वाला कौन था यहाँ? माता पिता। अभी बताए ना, तो माता पिता ने ऐसा क्यों बोला? एमंडा को ऐसा उनके माता पिता ने क्यों बोला? चलिए बताइए क्यों बोला। अमंडा इज ए अनरूली गर्ल, अमंडा इज ए
अनरूली गर्ल यानी अनियंत्रित गर्ल थी, वो नियंत्रण में नहीं थी। एमंडा रिमेन्स अनटिडी, क्या वो गंदी लड़की थी। इंस्ट्रक्शन कैन मेक एमंडा बिहेव बिटर, इंस्ट्रक्शन मतलब उनका जो कहने का इंस्ट्रक्शन था, यानी जो संदेश दे रहे थे उससे एमंडा का व्यवहार बेटर और अच्छा हो सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ये हो सकता है, यही होगा। ही वांट टू स्कॉल्ड एमंडा, क्या वो एमंडा को दंडित करना चाहते थे? बिल्कुल नहीं, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके इंस्ट्रक्शन से, माता पिता के इंस्ट्रक्शन से वो एमंडा अच्छे बिहेव करे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था, स्पीकर यानी माता पिता ने। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर देना आपको। इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक है, तो इट वाज ए टेम्पटेशन मतलब ये प्रलोभन था, ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहता था, है ना, गेस्ट की तरह वो रखना चाहता था। क्यों? ट्रिकी को वो गेस्ट की तरह क्यों रखना चाहता था? पहली बात, मिस्टर पम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, क्योंकि ट्रिकी को उनकी मालिक उसको वापस नहीं ले जाना चाहती थी, ऐसा कारण था? बिल्कुल नहीं था। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी? करती थी। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, क्या ट्रिकी जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो रही थी? हो रही थी, ये भी नहीं होगा। तो मिस्टर पम्फ्री सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स मतलब खाने की वस्तुएं पर्याप्त भेजती थी, दैट द डॉक्टर इंजॉयड, जिसको डॉक्टर इंजॉय करते थे, जिसको डॉक्टर इंजॉय करते थे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? यही बात है कि डॉक्टर उसके जो खाने की अच्छी अच्छी चीजें भेजती थी उसको डॉक्टर इंजॉय करते थे। अगर ट्रिकी चली जाती घर तो खाने का सामान कैसे मिलता अच्छा, इसलिए वो उसको रोकना चाहते थे इस प्रलोभन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। यदि आप चैप्टर पढ़े हो, कहानी याद है, तो इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक, हम प्रयास करेंगे कि सभी कहानियां जल्दी जल्दी बता दें। चलिए अगला देखिए। अनिल टॉट हरि सिंह टू, ठीक, अनिल ने हरि सिंह को क्या बताया, है ना, हरि सिंह को टॉट क्या बताया था? अनिल ने हरि सिंह को क्या बताया था? बताइए। कुक एंड राइट, लिखना और खाना बनाना बताया था। कुक, राइट एंड ऐड नंबर, खाना बनाना, लिखना और नंबर को जोड़ना बताए थे। राइट केवल लिखना बताए थे, कुक खाना बनाना और नंबर को जोड़ना बताए थे। तो देखिए चारों में क्या है, तीनों बात बताया था उन्होंने, तीनों बातें बताई थी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए इसके बाद। द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाई हिज मदर वाज, ठीक है, उनकी माता के द्वारा इब्राइट को कौन सी बुक दी गई थी? कौन सी बुक दी गई थी? तो बताइए कौन सी बुक? ए ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, कौन सा? डी वाला, यही बुक दी गई थी ना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। चलिए अगला प्रश्न देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, है ना, तो इसमें जो है किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है, मतलब बताया जा सकता है मटिल्डा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। वो कैसी थी? रिच थी, धनवान थी कि नहीं थी, ये बताइए। धनवान नहीं थी, है ना, तो धनवान नहीं थी तो ए ऑप्शन नहीं होगा। और कहां धनवान है? डी में भी है, इसका मतलब डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या वो सेटिस्फाइड थी? क्या वो संतुष्ट थी? नहीं संतुष्ट थी, इसका मतलब सी भी नहीं होगा। तो कौन सही होगा? बी वाला। आई बात समझ में? इस तरीके से प्रश्न नहीं आते हुए थोड़ा भी आ रहा है तो इस तरीके से प्रश्न पढ़ेंगे तो आसानी से उसका उत्तर दे ले जाएंगे। ठीक है, वो कैसी थी? फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, मिडिल क्लास की थी, है ना। तो ये हो गया हमारा 19वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न में क्या है? भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, अब भोली को स्कूल क्यों भेजा जाता था बताओ? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, क्या उसके पिताजी उसको मजबूर समझते थे? मतलब मजबूर थे उसके पिताजी। वो जो अधिकारी था वो आ रहा था, वो अधिकारी कह रहा था ना कि भोली को भेजो स्कूल, तो भाई मजबूर हो गए उनके पिताजी, कैसे भेजते, मतलब कैसे मना कर सकते थे। आगे देखिए ए वाला ऑप्शन हो सकता है ना। चलिए बी में भी पढ़ लीजिए। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, क्या उनकी माताजी उसे पढ़ाना चाहती थी? नहीं पढ़ाना चाहती थी, कोई नहीं पढ़ रहा था उस गांव में, है ना, तो बी भी नहीं होगा। एवरी इल्स सेंट हिज डॉटर टू स्कूल, कोई भी अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजता था, है ना।
इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, या उसकी शादी के लिए आवश्यक था। भाई वो पागल थी, कोई शादी करने वाला वैसे भी नहीं था ना, तो ये भी नहीं हो सकता। यही होगा कि उसके पिताजी मजबूर थे। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद पार्ट बी का उत्तर हम किस प्रकार से देखेंगे। देखिए पार्ट बी में, इसमें भी देखिए क्या है, ये पैसेज दिया हुआ है। अब पैसेज में हमने पिछले वीडियो में अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पैसेज का उत्तर देने से पहले आप आंसर को, प्रश्न को पढ़िए कि कौन सा प्रश्न दिया हुआ है ना। पैसेज को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना हमको, इस पैसेज को पढ़ने से पहले इस प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न पढ़िए, whom does the statue of liberty रिप्रेजेंट ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट किस चीज को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये प्रश्न हो गया। अब इसको देखिए कहां लिखा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ढूंढिए, इसमें कहां है, इसमें ढूंढिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसमें कहां, ये देखिए तीसरी लाइन में ये है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पोएम फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रेंच टू मार्क द 100 ईयर, क्यों 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है ना। तो अमेरिका के इंडिपेंडेंस की 1000वीं एनिवर्सरी पर क्या दिया गया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक गिफ्ट के रूप में दिया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्या लिखेंगे 100, या पूरा इतना भी लिख दीजिए, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द फ्रेंच टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक, इन 1869, इतना तक लिख सकते हैं। आंसर आया समझ में। इसी प्रश्न में देखिए प्रश्न है, यही उत्तर है, आया। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, 2 नंबर का ये हो गया पक्का। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइनिंग पोर्शन। तो देखिए अंडरलाइन जो पोर्शन है उसका तो अर्थ आपको लिखना है, मतलब बताना है। तो इसका मतलब बताइए क्या होगा, देखिए पढ़िए। लिबर्टी वाज पैक्ड, लिबर्टी को है पैक्ड, बंद थी, किसमें, इनटू में 214, यानी 214 क्रेट्स माने डिब्बों के रूप में, एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, और वो न्यूयॉर्क सिटी में भेजी गई। ठीक, तो इसका क्या अर्थ होगा, लिबर्टी पैक्ड, बंद थी, 214 बॉक्स में बंद थी, और इसको भेजा गया कहां, न्यूयॉर्क सिटी में भेजा गया, हो गया अर्थ। ठीक, चलिए अब सी का आंसर देखिए, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी, अमेरिका किस प्रकार से कलेक्ट किया धन को, मनी को, टू इंस्टॉल मतलब बनाने के लिए, द स्टैचू को बनाने के लिए अमेरिका ने धन कैसे इकट्ठा किया। ठीक, अब इस पैसेज को पढ़िए, इसमें उसका उत्तर ढूंढिए। तो इसको पढ़िए, इसमें ये शब्द ढूंढिए, ये शब्द कहाँ मिलेगा, इंस्टॉल द स्टैचू, इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देखिए कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर इसी में ढूंढिए कहाँ है। देखिए ये दिया है ना नीचे, ये नीचे न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर पीपल फॉर डोनेट्स दैट मनी बिकम अवेलेबल, है ना। तो क्या हुआ, ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क का समाचार पत्र, इम्प्लोर पीपल मतलब जो प्रार्थना करने योग्य जो व्यक्ति थे, फॉर डोनेट्स उन्होंने डोनेट किया, धन को डोनेट किया, बिकेम अवेलेबल, तो इस तरीके से वो धन बनाने में, स्टैचू को बनाने में ये उसकी सहायता किया। ठीक, तो स्टैचू के बनाने में धन कहां से प्राप्त हुआ था, ये इतना लिख दीजिए आंसर, कहां से कहां तक, ए न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर, इस तरीके से ये पूरा इतना ये लिख दीजिए, ये लाइन, बिकम इतना, फिर यहाँ अवेलेबल। ठीक, इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड का मतलब बताने वाला इस पैसेज में कौन सा शब्द है ना। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ देखा ना, क्या शब्द देखा, इम्प्लोर पीपुल मिला था, इम्प्लोर पीपुल मतलब ये इम्प्लोर शब्द जो है ये रिक्वेस्टेड के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक, इम्प्लोर पीपुल रिक्वेस्टेड, है ना, लोगों जो रिक्वेस्टेड किए गए लोग थे उन्हीं से धन मिला था, है ना, तो इम्प्लोर हो जाएगा। चलिए ये हमने ये इस प्रकार से ये 7 नंबर का ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए राइटिंग में क्या आएगा, लेटर आएगा या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन लिखना है ना। इसको लेटर कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, शार्ट ट्रिक वाइज हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक, इस वीडियो में यहाँ बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं,
तीसरा प्रश्न क्या है, राइट ए रिपोर्ट, है ना, यहां रिपोर्ट लिखना है 80 से 100 नंबर में। रिपोर्ट लिखने के लिए आप यहां से आप सहायता ले सकते हैं। देखिए जो हेडिंग यहां से दिया हुआ रहेगा उसकी सहायता ले सकते हैं, या जिस बारे में रिपोर्ट लिखना है आपको। देखिए जैसे क्या दिया है, इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिटेड ग्राफ्ट आइटम्स, गैदरिंग अदर स्टॉल्स ईटीसी, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में आपको रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट मतलब आप जहां गए हैं, ग्राफ्ट एग्जीबिशन मतलब जैसे आप किसी की शादी में बिना बुलाए चले गए हैं, वहां के बारे में आपको रिपोर्ट करनी है ना। वहां गए थे, आज आकर के आप हमसे यदि बता रहे हैं तो किस तरीके से बताएंगे, क्या रिपोर्ट करेंगे। यही चीज पहले हिंदी में सोच लीजिए कि वहां गए थे शादी में, वहां पकड़े गए, मालिक के द्वारा बिना बुलाए चले गए थे, है ना, खाना खाने बैठ गए थे। तो यही सब लिखना, अपना सोच लीजिए हिंदी में। तो फिर इस प्रकार से रिपोर्ट लिखेंगे, है ना। उसको सोचिए हिंदी में, फिर उसका ट्रांसलेट करके लिख दीजिए इंग्लिश में। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये ग्रामर से क्या आएगा, देखिए ये जो इस तरीके से इंटरनेट का जो आर्टिकल जो लिखने के लिए आया, देखिए इंटरनेट के बारे में इसके देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, ये इंटरनेट के द्वारा क्या क्या हो सकता है ना, इसके बारे में आर्टिकल आपको लिखना है। तो क्या क्या हो सकता, क्या अच्छा हो सकता, क्या बुरा हो सकता, इसको अपना हेडिंग डाल करके अच्छे से लिखिए। ठीक, इसको लिखने का तरीका अगले वीडियो में हम बता देंगे। आप वैसे भी अभी तो फिलहाल इतना जानिए कि यदि नहीं पढ़े हो तो पहले हिंदी में सोचिए, उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करके लिख दीजिए। ठीक, अब ग्रामर में देखते हैं। ग्रामर में क्या है, रीराइट फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो क्या है, किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। ठीक, तो किरण से कहा गया, देखिए अब इन्वर्टेड कामा में जो है प्लीज लगा हुआ, क्या लगा, प्लीज। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव को हमने बताया है कि सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज में बदलते हैं। लेकिन यहाँ प्लीज है तो सोचना ही नहीं कुछ, रिक्वेस्टेड लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ। अब देखिए मी आ गया ना, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन है, किरण लड़की है तो हर हो जाएगा, टू अलाउ हर टू प्ले। ठीक, पूरी बात क्या हो जाएगी, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। ठीक, चलिए अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छे से जानती हूं। तो देखिए यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको आगे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यू। अब नो लगा है तो ईएमआर लगेगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है तो यू के साथ आर लगेगा। यू आर वेरी वेल नोन टू मी, है ना, नो के साथ बाई का यूज नहीं होता है, हमने बताया है। तो क्या होगा, यू आर वेरी वेल नोन टू मी, क्या होगा, यू आर वेरी वेल नोन टू मी। चलिए अगला देखते हैं, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब पंक्चुएट करना, इसको देखिए सेंटेंस का पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो पंक्चुएट करने का मतलब द का टी क्या करेंगे, कैपिटल लेटर कर देंगे। द गार्डनर सेड टू मी, अब यहां लगाइए कामा, फिर इन्वर्टेड कामा। अब डू को कैपिटल लेटर में कर दीजिए, डू को कैपिटल लेटर में कर दीजिए। डू नॉट टच द फ्लावर, यहां कामा या फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कामा क्लोज, हो गया पंक्चुएशन। इतना कर दीजिए, 2 नंबर हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, ट्रांसलेट इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें छोटा छोटा वाक्य करके इसका ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए करके देखिए, कल सुबह मतलब स्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह स्टरडे मॉर्निंग मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। आई चाहता था यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, आई वांटेड टू गो टू द, कहां, पुस्तकालय का क्या होगा, लाइब्रेरी। तो पूरी बात क्या हो जाएगी, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। स्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी। ठीक, चलिए आगे देखिए, उसी समय एट द सेम टाइम, उसी समय का क्या होगा, एट द सेम टाइम। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। कौन मिलने आ गया, मेरा एक मित्र। माई ए फ्रेंड आया, केम टू विजिट मी, मुझसे मिलने आया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, हम शाम तक साथ रहे। वी वर टूगेदर टिल इवनिंग, वी वर टूगेदर टिल इवनिंग। आगे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, मित्र से मिलकर मैं खुश था, मैं खुश था, इसका क्या होगा, आई वॉज हैप्पी। कब खुश था, मित्र से मिलकर, टू मीट द फ्रेंड, मैं खुश था मित्र से मिलकर, तो क्या होगा, आई वॉज हैप्पी टू मीट द फ्रेंड। आगे, किंतु पुस्तकालय ना जा पाने के कारण दुखी था,
किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी था। इसका क्या हो जाएगा, किंतु, बट मैं दुखी था ना, तो बट आई वाज आल्सो सैड, मैं दुखी भी था, भी का क्या होगा, आल्सो, आई वाज आल्सो सैड, क्योंकि का क्या होगा, बिकॉज इट नॉट बीइंग एबल टू गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी जाने के योग्य नहीं हुआ था, यानी किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण मैं दुखी भी था, तो दुखी भी हुआ था, तो इसका क्या होगा, आई वाज आल्सो सैड बिकॉज इट नॉट बीइंग एबल टू गो टू लाइब्रेरी। ठीक, चलिए ये हो गया ट्रांसलेशन। इसके बाद आगे देखिए आंसर। अब प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री यानी तीनों जो लिटरेचर हैं टेक्स्ट बुक के, उनसे प्रश्न कैसे आया है, इसको देख लेते हैं हम। इसका आंसर कैसे देना है इसको आपको हम बता दे रहे। तरीका क्या है कि देखिए, कोई भी प्रश्न हो, चाहे प्रोज या पोइट्री या सप्लीमेंट्री से हो, तो उसका सारांश, उसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। कहानी पता है तो उस प्रश्न को पढ़िए, फिर उसी का हिंदी में ट्रांसलेट करके, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, यही तरीका है। तो देखिए पहला इस प्रकार से, देखिए तो ये दो प्रश्न दिए होंगे, देखिए 3-3 नंबर के दो प्रश्न जो होंगे, उसका जो है एक प्रश्न करना होगा, है ना, 4 में से 2 करना होता है। तो इस प्रकार से जैसे हमने बताया है पिछले वीडियो में, ठीक उसी प्रकार से ये प्रश्न आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आंसर वाला ये देख लीजिए। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए, इसके बाद 7वां प्रश्न क्या है, तो मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, है ना। तो वही टाइगर इन द जू का जो है, वो टाइगर जब जू में होता है यानी चिड़ियाघर में होता है तब कैसे व्यवहार करता है, और जब वो जंगल में होता है तब कैसे व्यवहार करता है, क्या किससे तुलना की गई है, यही सब लिखना है। ठीक, या इतना ना लिख सको तो 4 लाइन का पोएम लिख दो, 4 लाइन का पोएम लिख दो। तो इसको लिखने के लिए आपको अभी से करना क्या है, 8 लाइन का पोएम किसी 2 चैप्टर से याद कर लो, वो तो आप सब याद ही कर चुके होंगे, है ना। ठीक है, तो 4 लाइन का पोएम आसानी से लिख लेना, या इस शार्ट आंसर लिखना चाहें तो लिख दीजिए। 8वां प्रश्न में क्या, सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, तीनों में से कोई एक, फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स। ठीक, तो सेंट्रल आइडिया हमने दूसरे वीडियो में बहुत स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से बताया, वहां से आप देख लीजिए, लिंक दे देंगे हम नीचे। अगला देखिए 9वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड, है ना। देखिए अभी हमने बताया ना कि इसमें 2 प्रश्न दिया होगा, किसी एक का उत्तर देना है ना। इसका उत्तर देने के लिए आपको जानना होगा। देखिए प्रश्न पढ़ देते हैं एक बार। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी, है ना। तो उस ट्रिकी कुत्ते की जो है डॉक्टर ने किस प्रकार से सेवा की, या उसका इलाज कैसे किया। ठीक, इसके बारे में लिखना। यदि कहानी आपको पता है तो आसानी से लिख ले जाएंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से ये सब है। अगला 10वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, है ना। तो जो 60 वर्ड का यानी लॉन्ग आंसर टाइप होगा, उसमें 2 में से 1 करना होता है, 4 नंबर का होता है। व्हाट कुड हैव हैपेंड इट मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, है ना। तो इस तरीके से सपोज यू आर, अगला प्रश्न देखिए, सपोज यू आर भोली, है ना। मान लो कि यदि तुम भोली हो ना, भोली तो मान लीजिए लड़की होगी, है ना, तो तुम भोला ही समझ लो अपने आप को, मान लो तुम भोला हो। ठीक, सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। ठीक, तो तुम अपने, देखिए तुम चाहे लड़का हो लड़की हो ना, भोली मतलब एक पर्सन के लिए यहां बताया गया, को जो स्टूडेंट है ना, तो कोई भी विद्यार्थी अपने फैमिली के बारे में, तुम अपने फैमिली के बारे में, बचपन के बारे में या प्रेजेंट लाइफ के बारे में जो कुछ भी लिखना चाहो, इस प्रश्न का उत्तर वही लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया, पेपर में कैसे आएगा, क्या किस प्रकार से आएगा। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।